हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडीज मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 8 NCERT पॉलिटी की MCQ सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 6वां है। यहां पर हम लोग हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, प्राथमिकी यानी FIR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुलिस किसी भी अपराध की जांच FIR दर्ज होने से पहले शुरू कर सकती है। संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर FIR दर्ज करना पुलिस के लिए अनिवार्य है। FIR केवल लिखित रूप में ही दी जा सकती है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय कानून के अनुसार संज्ञेय अपराध होने की स्थिति में FIR दर्ज करने के बाद पुलिस अपनी जांच आरंभ कर सकती है। तो यहाँ पर FIR दर्ज होने से पहले नहीं होती है, बल्कि इसके बाद में शुरू होती है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। संज्ञेय अपराध में गंभीर किस्म के जो अपराध होते हैं वो रखे जाते हैं, जैसे कि हत्या है, बलात्कार है, चोरी या डकैती है, दहेज के लिए प्रताड़ना है। ये सभी जो है संज्ञेय अपराध हैं, जो कि कानून और समाज की दृष्टि में काफ़ी गंभीर माने जाते हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला सही है कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर FIR दर्ज करना पुलिस के लिए अनिवार्य है। FIR जो है ये लिखित या मौखिक रूप में दी जा सकती है। ये जरूरी नहीं है लिखित रूप में हो, कई बार ये मौखिक रूप में ही होती है। तो यहाँ पर जो संबंधित थाना प्रभारी है उसको अपनी जो भी FIR वाला पेपर है उस पर FIR प्रॉपर लिखनी होती है। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है केवल लिखित रूप में। ये लिखित या मौखिक किसी भी रूप में दी जा सकती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है। तो आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 2। दूसरा प्रश्न है, जीरो FIR की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आरोपी को तुरंत जमानत देना, बिना किसी गवाह के मामला दर्ज करना, अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना पीड़ित को त्वरित न्याय की प्रक्रिया शुरू करने की सुविधा देना, या गैर संज्ञेय अपराधों को संज्ञेय श्रेणी में बदलना। देखिए, जीरो FIR का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए दिया गया है ताकि कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वो किसी दबाव में या डर की वजह से जो भी अपराध जिस क्षेत्र में हो रहा है उस क्षेत्र के थाने में वो FIR दर्ज नहीं करा पाता है। तो ऐसे में वो कहीं अन्यत्र FIR दर्ज करा सकता है, फिर वहाँ से वो FIR जो है संबंधित थाना क्षेत्र में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सी वाला, यानी अधिकार क्षेत्र की परवाह किए बिना पीड़ित को त्वरित न्याय की प्रक्रिया शुरू करने की सुविधा देना। तीसरा प्रश्न है, संज्ञेय अपराध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुलिस को गिरफ्तारी के लिए वारंट की आवश्यकता होती है। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसमें केवल मानहानि जैसे मामले आते हैं। जांच के लिए मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति अनिवार्य है। यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही है। देखिए, संज्ञेय अपराध जो हैं वो गंभीर किस्म के अपराध होते हैं, जैसे हत्या, डकैती, चोरी, ये अपराध होते हैं। तो संज्ञेय अपराध की स्थिति में FIR होते ही पुलिस जो है बिना न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति के एक्शन ले सकती है। यहाँ पर किसी प्रकार के वारंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला सही है कि पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसमें जो है केवल मानहानि जैसे मामले आते हैं। जी नहीं, इसमें गंभीर किस्म के जो अपराध हैं वो आते हैं। यहाँ पर जांच के लिए मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति इसमें अनिवार्य नहीं है, क्योंकि संज्ञेय अपराध है। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका बी वाला। चौथा प्रश्न है, FIR में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण शामिल होना अनिवार्य नहीं है? घटना का स्थान और समय, गवाहों के नाम यदि ज्ञात हों, आरोपी का संभावित दंड, शिकायतकर्ता का नाम और पता। एक FIR में घटना का स्थान और समय दर्ज होता है। इसके अलावा घटना का विवरण होता है, गवाहों के नाम होते हैं, अगर कोई आरोपी है या जिस पे शक है उसका भी नाम वहाँ पे हो सकता है। इसके अलावा जो पीड़ित व्यक्ति है, शिकायत करता है, उसका नाम और पता होता है। यहाँ पर जो आरोपी को संभावित दंड है ये इसमें नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ना, और सजा देने का काम किसका है? कोर्ट का है। तो यहाँ पर दंड देने का काम न्यायपालिका करती है, ना कि पुलिस। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका सी वाला। पांचवा प्रश्न है, गैर संज्ञेय अपराधों के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। हत्या और डकैती इस श्रेणी में आते हैं। ये समाज के प्रति अत्यंत गंभीर खतरे माने जाते हैं। जांच शुरू करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। गैर संज्ञेय अपराध अत्यंत मामूली किस्म के माने जाते हैं, यानी ये गंभीर किस्म के नहीं होते हैं, बल्कि सामान्य श्रेणी के अपराध होते हैं। खास करके ये रुपयों के लेन देन से संबंधित अपराध होते हैं।
जैसे मान लीजिए किराएदार का मकान मालिक के साथ विवाद है, या फिर आपने किसी व्यक्ति से पैसे उधार लिए हैं, आप नहीं दे रहे हैं, इस तरह के विवाद हैं, मानहानि के केस हैं, हल्की फुल्की मारपीट या गाली गलौज हो गई, तो इस तरह के जो अपराध हैं वो गैर संज्ञेय अपराधों में रखे जाते हैं। यहाँ पर पुलिस डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकती है। पहले पीड़ित व्यक्ति को न्यायपालिका में यानी न्यायालय में जाना पड़ता है, वहाँ पर एक मुकदमा दायर करना होता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है पुलिस को जांच के आदेश देते हैं। तो इस तरह से प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ पर जांच शुरू करने के लिए मजिस्ट्रेट की आदेश की आवश्यकता होती है। यहाँ सही आंसर है आपका डी वाला। छठवां प्रश्न है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार एफआईआर की प्रति के संदर्भ में शिकायतकर्ता का अधिकार है, उसे यह प्रति मुफ्त प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है, उसे इसके लिए मामूली शुल्क देना होगा, उसे प्रति केवल कोर्ट से मिलेगी, उसे प्रति तभी मिलेगी जब जांच पूरी हो जाए। जो हमारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इसके अनुसार जो भी पीड़ित व्यक्ति है या शिकायत करता है, इसको एफआईआर की जो कॉपी है वो मुफ्त प्राप्त करने का कानूनी अधिकार है। तो आंसर है आपका ए वाला। सातवां प्रश्न है, यहाँ कथन दिया गया है, पुलिस यह तय नहीं कर सकती है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है, कारण भारत में कानून का शासन है और दोष निर्धारण केवल न्यायाधीश का अधिकार है। आपको यहाँ पर कोर्ट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए यहाँ कथन बिल्कुल सही है। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है अपराध रोकना, अपराधियों को पकड़ना, लेकिन पुलिस का काम सजा देना नहीं है। पुलिस यह तय नहीं कर सकती कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं है, इसके लिए न्यायपालिका है। पुलिस जो है अपराधियों को पकड़कर न्यायपालिका के पास ले जाती है और न्यायपालिका जो है गवाह सबूतों के आधार पर न्याय करता है। चूंकि भारत में कानून का शासन है और हर व्यक्ति जो है कानून की नज़र में समान है, पुलिस भी जो है कानून की नज़र में कानून के अकॉर्डिंग ही चलेगी। तो पुलिस भी जो पुलिस को दायित्व सौंपे गए हैं कानून में, वही उन दायित्वों का निर्वहन करती है, जबकि दोष निर्धारण का जो काम है वो न्यायाधीश का या न्यायपालिका का है। तो यहाँ पर कथन कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर है आपका ए वाला, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। आठवां प्रश्न है, यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो पीड़ित के पास क्या विकल्प है? वह सीधे न्यायाधीश से शिकायत कर सकता है, वह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचना दे सकता है, वह डाक के माध्यम से रिपोर्ट भेज सकता है, उपरोक्त सभी। कई बार क्या होता है, जिस थाना क्षेत्र में अपराध हुआ है, कई बार वहाँ पर जो लोकल पुलिस वाले होते हैं उनकी साठगांठ होती है अपराधियों से, तो वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, पीड़ित को परेशान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति सीधे न्यायपालिका के पास जा सकता है, मुकदमा कोर्ट के थ्रू दायर करवा सकता है, फिर मजिस्ट्रेट आदेश दे सकते हैं। एक प्रोसीजर ये भी हो सकता है। या फिर ये है कि वो अपने वरिष्ठ अधिकारी जो है पुलिस के, जैसे एसएसपी लेवल के अधिकारी हैं, डीआईजी हैं, इनके पास आवेदन दे सकता है, या फिर डाक के माध्यम से कोर्ट को या डाक के माध्यम से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको इत्तला कर सकता है कि हमारे साथ ये दुर्घटना हुई है, पुलिस हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है, पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही, हमारी एफआईआर नहीं लिख रही है। तो ये सभी तरीके हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी उपरोक्त सभी। नौवां प्रश्न है, पुलिस जांच के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्जित है? गवाहों के बयान दर्ज करना, सबूत इकट्ठा करना, आरोपी को यातना देना या गोली मारना, घटनास्थल का निरीक्षण करना। पुलिस जो है किसी केस में गवाहों के बयान दर्ज कर सकती है, एविडेंस इकट्ठा कर सकती है, जहां पर घटना घटित हुई है उस घटनास्थल का मुआयना कर सकती है, निरीक्षण कर सकती है, लेकिन पुलिस आरोपी को यातना नहीं दे सकती, गोली नहीं मार सकती। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उनमें स्पष्ट कहा गया है कि पुलिस आरोपी के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर सकती। ये सजा देने का काम किसका है? न्यायपालिका का है, न कि पुलिस का। तो यहाँ पर सी वाला कार्य नहीं कर सकती है, तो यही आपका सही आंसर है। 10वां प्रश्न है, पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र यानी चार्जशीट कब दाखिल किया जाता है? प्राथमिकी के पंजीकरण के तत्क्षण पश्चात, विवेचना पूर्ण होने पर तथा आरोपी के विरुद्ध अभियोजन हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने की स्थिति में, न्यायालय द्वारा निष्पक्ष परीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत, आरोपी की गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर। पुलिस जो है न्यायालय में चार्जशीट तभी दाखिल करती है जब उसकी इंक्वायरी पूरी हो जाती है और पुलिस के पास पूरे साक्ष्य या पूरे तरह से एविडेंस आ जाते हैं कि संबंधित व्यक्ति या आरोपी है, तभी पुलिस जो है अदालत में चार्जशीट फाइल करती है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला, यानी विवेचना पूर्ण होने पर तथा आरोपी के विरुद्ध अभियोजन हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने की स्थिति में यह चार्जशीट फाइल करती है। तो आंसर है बी। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार
प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के माध्यम से अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 38(1) के अनुसार ऐसे नागरिक जो गरीब हैं या वकील करने में असमर्थ हैं, उनको वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सत्य है, यानी यहाँ पर आपको बताना है सही कौन सा है। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। आर्टिकल 22 के तहत कोई भी व्यक्ति अपनी मनपसंद का वकील हायर कर सकता है और ये उसका मौलिक अधिकार है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 39(a) के तहत ऐसे नागरिक जो गरीब हैं या वकील करने में असमर्थ हैं, इनको विधिक सहायता देने या वकील मुहैया कराने की जो जिम्मेदारी है ये राज्य को सौंपी गई है। और ये अनुच्छेद 39(a) जो है ये हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए ऐड किया गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि 38(a) में नहीं है बल्कि 39(a) में है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ए वाला, यानी केवल ए। 12वां प्रश्न है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज होने पर पुलिस अफसर मामले की छानबीन करते हैं और आरोपितों को गिरफ्तार करते हैं। पुलिस को लगता है कि सबूतों से आरोपी का दोष साबित होता दिखाई दे रहा है, तो पुलिस जो है अदालत में आरोप पत्र या चार्जशीट दाखिल कर देती है। पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपी को 48 घंटे में दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश करती है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई में दोषी है या नहीं। देखिए जैसे ही किसी संज्ञेय अपराध की स्थिति में जैसी थाने में रिपोर्ट मिलती है, FIR मिलती है, पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। पुलिस तत्काल उस मामले की छानबीन करना स्टार्ट कर देती है और जो भी उससे संबंधित आरोपी होते हैं उनको गिरफ्तार करती है। जब पुलिस को लगता है कि आरोपी के खिलाफ सबूत पर्याप्त हैं तो पुलिस जो है न्यायपालिका में चार्जशीट फाइल करती है। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे देश में कानून का शासन है और सजा देने की जो जिम्मेदारी है वो पुलिस की नहीं है बल्कि कोर्ट की है। यानी कोर्ट ही तय करती है कि वाकई में जो आरोपी है ये वास्तव में इसने कोई क्राइम किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर कोई आरोपी वाकई में दोषी है या नहीं है ये कोर्ट तय करती है, न कि न्यायपालिका। जब भी पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 22 और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार उसे 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश करना होता है। इस 24 घंटे में जो यात्रा का समय है यानी पुलिस स्टेशन से कोर्ट तक पहुंचने का जो समय है वो इसमें ऐड नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका सी वाला जो है ये गलत है। ये 48 घंटे नहीं है बल्कि 24 घंटे का समय है यहाँ पर। तो आंसर है आपका सी वाला। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 में दिए हुए शब्दों का सूची 2 में दिए हुए अर्थों से मिलान कीजिए। सूची 1 में जिरह का मतलब है बहस करना या क्रॉस क्वेश्चन करना। तो यहाँ पर क्या होता है, पक्ष और विपक्ष के जो वकील होते हैं ये एक दूसरे के जो भी गवाह होते हैं उनसे सवाल करते हैं। तो यहाँ पर पक्ष एवं विपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा की जाने वाली जो पूछताछ है इसको जिरह कहा जाता है। संज्ञेय अपराध जो हैं वो कानून और समाज की दृष्टि में गंभीर अपराध माने जाते हैं और ऐसे अपराधों में पुलिस बिना अदालत के आदेश के एक्शन ले सकती है। यानी यहाँ पर अदालत के आदेश का वेट नहीं करना पड़ता है, किसी वारंट का वेट नहीं करना पड़ता है। तो पुलिस को अदालत की अनुमति के बिना गिरफ्तारी की छूट होती है। हिरासत में लेने का मतलब जब किसी व्यक्ति को पुलिस उठाकर ले जाती है, थाने में लेकर आती है तो उसे अपने नियंत्रण में रखती है, इसे हिरासत कहा जाता है। निष्पक्ष का मतलब है न्याय संगत व्यवहार करना। तो यहाँ पर आपका सही मैच है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तो आंसर है यहाँ पर आपका सी वाला। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों की भूमिका का उनके कार्यों के साथ मिलान कर सही विकल्प चुनें। सूची 1 में भूमिका दी गई है और सूची 2 में संबंधित व्यक्तियों के कार्य दिए गए हैं। यहाँ पे पुलिस, तो देखिए यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें पुलिस की भूमिका क्या है, जो भी क्राइम स्थल है, जो भी घटना स्थल है वहाँ की इंक्वायरी करना, वहाँ का मुआयना करना। तो मान लीजिए किसी घर में आग लग गई है या लगाई गई है तो पुलिस क्या करेगी, वहाँ से सबूत कलेक्ट करेगी और सबूत कलेक्ट करने के लिए जले घर की तस्वीरें लेगी या जो जला सामान है उसकी तस्वीरें लेगी। तो ये काम किसका है, पुलिस का है। सरकारी वकील क्या करता है, सरकारी वकील जो है जो भी पीड़ित पक्ष है उसका पक्ष रखता है, साथ ही साथ ये राज्य का पक्ष भी रखता है। यानी कोई भी संज्ञेय अपराध जो है वो केवल पीड़ित के अगेंस्ट नहीं होता है बल्कि समाज के अगेंस्ट भी माना जाता है। तो सरकारी वकील जो है पीड़ित का पक्ष प्रस्तुत करता है राज्य की तरफ से। बचाव पक्ष का वकील क्या करता है, ये अदालत में गवाहों से पूछताछ करता है। यानी जो भी आरोपी है तो आरोपी के जो वकील होगा
जो भी उस पर आरोप लगाने वाले व्यक्ति होंगे उनसे पूछताछ करेगा। न्यायाधीश क्या करेगा? न्यायाधीश करेगा, फैसला देगा, यानी यहाँ पर जजमेंट देगा। जो भी संबंधित गवाह या सबूत के आधार पर ये अपना जजमेंट देता है। तो यहाँ पर आपका सही मैच होगा ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा। तो आंसर है यहाँ पर बी वाला। 15वां प्रश्न है, किसी संज्ञेय अपराध में पुलिस की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुलिस को अपराध की जांच शुरू करने के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पूर्व आदेश की आवश्यकता होती है। पुलिस अधिकारी को बिना गिरफ्तारी वारंट के संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का विधिक अधिकार है। शिकायतकर्ता द्वारा केवल लिखित रूप में ही दी गई सूचना को ही एफआईआर के रूप में दर्ज किया जा सकता है। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संज्ञेय अपराध होने की स्थिति में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के ही एक्शन ले सकती है। जैसे एफआईआर मिलती है उसके बाद पुलिस जो है तुरंत एक्शन लेती है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही है। पुलिस अधिकारी को बिना गिरफ्तारी वारंट के संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। शिकायत जो है ये लिखित या मौखिक किसी रूप में दी जा सकती है। तो यहाँ थर्ड वाला गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पर सेकंड वाला सही है। तो आंसर है आपका बी वाला, केवल दूसरा। 16वां प्रश्न है, यहाँ कथन दिया गया है, पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए इकबालिया बयान को न्यायालय में दोष सिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बनाया जा सकता। कारण, भारतीय साक्ष्य व्यवस्था और संविधान ये सुनिश्चित करते हैं कि पुलिस यातना या दबाव के माध्यम से प्राप्त बयान को साक्ष्य के रूप में न स्वीकारा जाए। आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, हमारे संविधान में और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं इनमें भी ये बात स्पष्ट रूप से वर्णित है। यहाँ तक कि जो साक्ष्य अधिनियम है उसमें भी बात स्पष्ट रूप से वर्णित है कि पुलिस कस्टडी में दिया हुआ जो भी बयान है, जो भी कन्फेशन है, वो न्यायालय में एक्सेप्ट नहीं होगा। यानी मान लीजिए पुलिस कई बार क्या होता है, टॉर्चर के माध्यम से, दबाव के माध्यम से आरोपी पर एक दबाव क्रिएट करती है कि आप कबूल करें कि आपने ये गुनाह किया है, ये क्राइम किया है, मारपीट करती है। तो कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो टूट जाता है, उसने अगर आरोप नहीं भी किया है तो भी वो स्वीकार कर लेता है। इसी वजह से जो पुलिस कस्टडी में दिया हुआ स्टेटमेंट है वो न्यायालय में एडमिसिबल नहीं है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर है आपका ए वाला। 17वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। इस 24 घंटे की अवधि में गिरफ्तारी के स्थान से लेकर न्यायालय तक की यात्रा में लगने वाला समय शामिल नहीं होता है। यदि पुलिस 24 घंटे के भीतर पेश करने में विफल रहती है तो हिरासत अवैध हो जाती है। यह अधिकार निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों को भी समान रूप से प्राप्त होता है। आपको यह बताना है कि यहाँ पर जो दिए हुए कथन हैं इनमें से कितने कथन सही हैं। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 22 के तहत जो यहाँ पर पुलिस कस्टडी है इसमें किसी व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने, दंडाधिकारी के सामने पेश करना अनिवार्य है। और जब भी इस आरोपी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है इसमें जो यात्रा का समय वो ऐड नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। कई बार क्या होता है कि पुलिस जो है 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में विफल रहती है, तो इस तरह की हिरासत को अवैध माना जाता है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन भी सही है। थर्ड वाला कथन जो है ये गलत है। देखिए, यहाँ पर जो निवारक निरोध है, निवारक निरोध की स्थिति में 24 घंटे वाली जो समय सीमा है वो इसमें लागू नहीं होती है। संविधान का जो अनुच्छेद 22 का उप अनुच्छेद 3 है इसके तहत ये बात कही गई है कि निवारक निरोध के तहत ये जो समय सीमा है 24 घंटे की ये लागू नहीं होगी। ये सामान्य स्थितियों में है, ना कि निवारक निरोध में है। तो यहाँ पर 1 और 2 कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी वाला, यानी केवल 2 कथन सही हैं। 18वां प्रश्न है, आपराधिक न्याय प्रणाली में राज्य की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपराधिक कृत्य को केवल पीड़ित के विरुद्ध नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के विरुद्ध अपराध माना जाता है। न्यायालय में राज्य का प्रतिनिधित्व पीड़ित के निजी वकील द्वारा किया जाता है। सरकारी वकील का कार्य केवल तब शुरू होता है जब पुलिस आरोप पत्र दाखिल कर देती है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, जो संज्ञेय अपराध हैं, संज्ञेय अपराधों को केवल पीड़ित व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बल्कि संपूर्ण समाज के विरुद्ध अपराध माना जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर राज्य भी एक वादी होता है।
राज्य भी जो है पीड़ित व्यक्ति की तरफ से न्याय के लिए लड़ता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। न्यायालय में जो है राज्य का जो प्रतिनिधित्व है ये पीड़ित के निजी वकील नहीं करते हैं, बल्कि राज्य का प्रतिनिधित्व जो है सरकारी वकील करता है। तो सेकंड वाला कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखिए, सरकारी वकील का काम तभी स्टार्ट होता है जब पुलिस न्यायपालिका में चार्जशीट फाइल कर देती है। तो यहाँ पर थर्ड वाला सही है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है, तो बी वाला गलत है। तो आंसर है यहाँ पर केवल 2। 19वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित डी.के. बसु दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। गिरफ्तारी के समय तैयार किए जाने वाले अरेस्ट मेमो को कम से कम एक गवाह द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है। इस गवाह का गिरफ्तार व्यक्ति का पारिवारिक सदस्य होना पूर्णतः निषिद्ध है ताकि कार्यवाही में निष्पक्षता बनी रहे। यदि गिरफ्तार व्यक्ति का संबंधी जिले से बाहर रहता है तो पुलिस को विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 8 से 12 घंटे के भीतर उसे सूचित करना अनिवार्य है। आपको यह बताना है कितने कथन सही हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो डी.के. बसु गाइडलाइंस जारी की हैं, इसके तहत पुलिस की जो अवैध हिरासत है इसको रोकने का प्रयास किया गया है। यहाँ भी पुलिस को स्पष्ट ये गाइडलाइन दी गई हैं कि जब भी आप किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने जाएं तो आपकी प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यूनिफॉर्म पे प्रॉपर आपका नाम होना चाहिए, आपकी जो डेजिग्नेशन है, आप किस पद पर हैं, तो आपके जो स्टार्स हैं वो भी प्रॉपर होने चाहिए, वो भी सब लिखा होना चाहिए। यानी ये सब चीज़ें आप हाइड नहीं करेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया है। और जब भी आप संबंधित व्यक्ति को, जो भी आरोपी है, उसको आप गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तारी के समय एक अरेस्ट मेमो, एक पेपर तैयार करना होता है जिस पर आपको गिरफ्तारी का कारण है, समय है, स्थान है, ये सब दर्ज करना होता है। साथ ही साथ उस अरेस्ट मेमो पर जो गिरफ्तार व्यक्ति उसके साइन लेने होते हैं। एक गवाह, इसके साइन भी आपको लेने होंगे। वो गवाह जो उसके घर का व्यक्ति भी हो सकता है या मोहल्ले पड़ोस का कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो ये सब करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मान लीजिए जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसका कोई सगा संबंधी या रिश्तेदार उससे दूर रह रहा है, उसे पता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस को जो है विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से 8 से 12 घंटे के भीतर में उसे सूचना देनी पड़ती है कि भाई हमने ऐसे गिरफ्तार किया है, आपको आगे जो कार्रवाई करनी है आप स्टार्ट कर दीजिए। इस तरह से सूचित भी किया जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन सही है कि गिरफ्तारी के समय तैयार किए जाने वाले अरेस्ट मेमो को कम से कम एक गवाह द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। और ये जो एक गवाह है इसके घर का कैंडिडेट भी हो सकता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा वाला सही है। देखिए, यहाँ पर 3 कथनों में से केवल एक कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पूछा है कितने कथन सही नहीं है। तो ये 3 कथन दिए गए हैं, 1, 2, 3, इनमें से केवल एक कथन गलत है। तो यहाँ पर आंसर होगा ए वाला, केवल एक कथन सही नहीं है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब जो है यूपीएससी इस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड नहीं है। जैसे पहले था ना एलिमिनेशन मेथड कि 1 या 2 लिखे हैं या 2 या 3 लिखा है तो आप एलिमिनेट कर देते थे। अगर आपको एक विकल्प मालूम या 2 विकल्प मालूम तो आप पता कर लेते थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट आंसर पता होगा तभी आप यहाँ पर तुक्का लगा पाएंगे, अन्यथा आप गलत कराएंगे। तो इस तरह के प्रश्न भी अब यूपीएससी पूछ रही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह के प्रश्न रखे हैं। 20वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 39A का आपराधिक न्याय प्रणाली में क्या प्रभाव पड़ता है? यह न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करता है, यह पुलिस को बिना वारंट तलाशी लेने की शक्ति देता है, या राज्य पर दायित्व डालता है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करे, यह मृत्युदंड को समाप्त करने की वकालत करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 39A है इसके तहत राज्य पर यह दायित्व बनता है कि वो निःशक्त जनों या जो गरीब व्यक्ति हैं उनको विधिक सहायता प्रदान करे, उनको वकील वगैरह प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 21वां प्रश्न है, निष्पक्ष सुनवाई यानी फेयर ट्रायल के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का अंतर्निहित हिस्सा माना गया है? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 वाक एवं अव्यक्ति स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। देखिए, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 21 है यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण वाला जो अधिकार है, इसमें कहा गया है किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है इसी के माध्यम से वंचित किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर कानूनी जो प्रक्रिया है उसी के माध्यम से किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। यहाँ पर कोई अन्य तरीका नहीं है और इसके लिए जरूरी है निष्पक्ष सुनवाई, फेयर ट्रायल हो। ऐसा ना हो कि मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति की आज़ादी छीन ली जाए, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ पर सी वाला सही है। तो आंसर है अनुच्छेद 21। 22वां प्रश्न है, न्यायिक कार्रवाई के दौरान जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर देना क्यों आवश्यक है? ताकि कार्रवाई को लंबा खींचा जा सके, यह सुनिश्चित करने के लिए कि गवाह सत्य बोल रहा है और साक्ष्यों की विश्वसनीयता परखी जा सके,
पुलिस अधिकारियों को न्यायालय में बुलाकर दंडित करने के लिए, ताकि न्यायाधीश अपना फैसला पहले ही लिख सकें। क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो गवाह हैं उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, ताकि पता चल सके गवाह वाकई में सही बोल रहा है, जो भी एविडेंस प्रस्तुत किए गए वो सही है या गलत है। तो इस वजह से क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, सवाल पूछे जाते हैं, जिरह की जाती है। या सही आंसर है आपका बी वाला। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ अधिकारी हैं और दूसरी तरफ उनके मुख्य कार्य हैं। पुलिस का काम क्या है? आरोप पत्र अदालत में पेश करना, न्यायाधीश दोष सिद्धि और दंड का निर्धारण करना, सरकारी वकील पुलिस जांच का नेतृत्व करना। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? देखिए, पुलिस क्या क्या करती है, एफआईआर मिलने के बाद जांच करती है, और जांच करने के बाद अगर पुलिस को लगता है कि जो आरोपी के विरुद्ध प्रॉपर साक्ष्य हैं, प्रॉपर सबूत आ गए हैं, तो वो न्यायालय में आरोप पत्र सबमिट करती है, आरोप पत्र दाखिल करती है। न्यायाधीश क्या करते हैं, जो भी पुलिस की जांच है, जो भी सबूत गवाह हैं, उनके आधार पर ये तय करते हैं व्यक्ति दोषी है या नहीं है। तो दोष सिद्ध करना और दंड का निर्धारण करना ये न्यायाधीश का काम है। सरकारी वकील जो है ये राज्य का पक्ष जो है रखता है, यानी ये संज्ञेय अपराध की स्थिति में राज्य की ओर से वादी होता है। ये जो है पुलिस जांच में किसी प्रकार का नेतृत्व नहीं करता है। इसका काम जो है पुलिस के द्वारा जब चार्जशीट सबमिट कर दी जाती है उसके बाद स्टार्ट होता है। तो तीसरा वाला युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं, तो आंसर होगा बी वाला, केवल 2 युग्म सही सुमेलित हैं। 24वां प्रश्न है, कथन दिया गया है, पुलिस को जांच के दौरान महिलाओं और 15 वर्ष से कम आयु के बालकों को केवल पूछताछ के लिए थाने बुलाने का अधिकार नहीं है। कारण, यह नियम उन्हें पुलिस द्वारा संभावित उत्पीड़न और मानसिक दबाव से बचाने के लिए बनाया गया है। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, अनुच्छेद 22 और जो डी के वसूली निर्देश हैं, इनमें ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि पुलिस जो है महिलाओं को और जो माइनर्स हैं, 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, इनको थाने में बुलाकर पूछताछ नहीं कर सकती है। अगर कोई क्राइम हुआ है, मान लीजिए ये बच्चे जो हैं या महिला जो है उसी आरोपी के परिवार से हैं, तो पुलिस को इनके घर पर जाकर इंक्वायरी करनी होगी, इनसे पूछताछ उनके घर पर जाकर करनी होगी। ये इन्हें थाने में नहीं बुला सकते। यहाँ तक कि जो वृद्धजन हैं 65 साल से ऊपर के, उनको भी नहीं बुलाया जा सकता है। तो यहाँ पर कथन सही है, कारण भी सही है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं कि ताकि पुलिस द्वारा जो संभावित उत्पीड़न है और जो मानसिक दबाव है, इससे ये बचे रहें। क्योंकि कई बार क्या होती है, पुलिस जो है घर वालों को धमकाती है, डराती है, मारपीट करती है। तो यहाँ पर कथन कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर है यहाँ पर ए वाला। 25वां प्रश्न है, गैर संज्ञेय अपराध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इसमें पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है, मानहानि और मामूली मारपीट इसके उदाहरण हैं, इसमें 0 एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, इसकी जांच मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही पुलिस शुरू कर देती है। ये गैर संज्ञेय अपराध जो हैं ये सामान्य किस्म के अपराध होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसमें जो है जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो न्यायालय में अपना मुकदमा दायर करता है, वाद दायर करता है, और वहाँ से मजिस्ट्रेट जो है पुलिस को आदेश देता है कि संबंधित व्यक्ति के मामले की जांच की जाए, तभी पुलिस अपनी जांच स्टार्ट करती है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला गलत है, इसमें पुलिस तुरंत गिरफ्तारी कर सकती है, गलत है। ये गैर संज्ञेय अपराध है, न कि संज्ञेय। मानहानि और मामूली मारपीट जो है, जैसे विवाद जो है, इसके उदाहरण है। 0 एफआईआर संज्ञेय अपराधों में दर्ज की जाती है, न कि इसमें। और इसकी जांच जो है मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना ही पुलिस शुरू कर देती है, ये भी गलत है। यहाँ पे जांच जो है मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही शुरू होती है। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही है, तो आंसर है आपका बी वाला। 26वां प्रश्न है, न्यायिक हिरासत और पुलिस हिरासत की कानूनी प्रगति के बीच अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुलिस हिरासत में आरोपी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रहता है, जबकि न्यायिक हिरासत में आरोपी जेल या कारागार में रहता है। पुलिस हिरासत के दौरान जांच अधिकारी आरोपी से कभी भी पूछताछ कर सकता है, लेकिन न्यायिक हिरासत में मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना पुलिस पूछताछ नहीं कर सकती है। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन सही है कि जब व्यक्ति पुलिस हिरासत में होता है तो उसे पुलिस स्टेशन के लॉकअप में रहना पड़ता है, जबकि व्यक्ति अगर न्यायिक हिरासत में रहता है तो उसे जिला कारागार में जेल में पहुंचा दिया जाता है। पुलिस हिरासत की खास बात यह है कि यहाँ पे जो जांच अधिकारी हैं ये आरोपी से कभी भी पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस थाने में होता है तो वो चाहे सुबह कर लें, शाम कर लें, जब भी उनका मन है तब उससे पूछताछ कर सकते हैं। लेकिन जो जुडिशियल कस्टडी है, यानी मान लीजिए मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को जिला कारागार में भेज दिया, जेल में भेज दिया, तो वहाँ पर एकदम से पूछताछ नहीं हो सकती है। अगर वहाँ पर पूछताछ करनी है तो पुलिस को पहले परमिशन लेनी होगी, तभी वो उससे पूछताछ कर पाएगी। तो यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पर सही हैं।
यहाँ पर एक और दो दोनों सही हैं, तो आंसर है आपका सी वाला, यानी कि एक और दो दोनों। 27वां प्रश्न है, डी के बसु दिशा निर्देशों के अनुसार यदि गिरफ्तार व्यक्ति का कोई संबंधी जिले से बाहर रहता है तो पुलिस को कितने समय के भीतर उसे गिरफ्तारी की सूचना देनी होगी? 24 घंटे, 48 घंटे, 2 से 4 घंटे, 8 से 12 घंटे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि कोई व्यक्ति अरेस्ट हो रहा है और उसका रिश्तेदार या मित्र उसके पास नहीं रहता है, शहर से बाहर रहते हैं, तो पुलिस को गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर संबंधित जिले के जो विधिक सहायता संगठन है या जो संबंधित थाना है उसके माध्यम से इन्हें सूचना देनी होगी। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका डी वाला। 28वां प्रश्न है, निष्पक्ष सुनवाई के अनिवार्य तथ्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं मानी जाती है? आरोपी को अपने बचाव के लिए गवाहों से जिरह करने का अधिकार, न्यायालय की कार्रवाई का खुली अदालत में संचालित होना, पीठासीन न्यायाधीश द्वारा आरोपी के आपराधिक इतिहास के आधार पर पूर्व अनुमान लगाना, बचाव पक्ष को आरोप पत्र और एकत्र किए गए साक्ष्यों की प्रति उपलब्ध कराना। देखिए, निष्पक्ष सुनवाई तभी मानी जाएगी जब यहाँ पर आरोपी अपने बचाव में जो भी गवाह हैं उनसे वकील के माध्यम से पूछताछ कर ले, जो भी एविडेंस पुलिस ने दिया उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाए, क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाएं। तो ये एक तरीका है निष्पक्ष सुनवाई का। और जो भी यहाँ पे मुकदमा है ये खुली अदालत में चलाए, यानी यहाँ पर जो भी आरोपी है उसके परिवार वाले या मित्रजन वो यहाँ पर रहें, आम जनता भी यहाँ पर कार्रवाई को देखें। इसे खुली अदालत में संचालित होना कहा जाता है। और जो भी यहाँ पर आरोपी है, इस आरोपी को जो भी इसके ऊपर आरोप लगे हैं, जो भी चार्जशीट पुलिस ने बनाई है, उसकी एक एक कॉपी भी दी जाए ताकि इसे पता चल सके कि इसके ऊपर कौन कौन से आरोप लगे हैं। तो यहाँ पर डी वाला भी सही है। यहाँ पर देखिए, न्यायाधीश जो है कोई पूर्व धारणा नहीं बनाते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि न्यायाधीश ही एकदम से डिसाइड कर लें कि भाई पहले भी तूने अपराध किया है और अब भी किया है तो तू तो मतलब अपराधी, आतन अपराधी। इस तरह से न्यायाधीश यहाँ पर कार्य नहीं कर सकते या कार्रवाई कर सकते हैं। न्यायाधीश को जो वर्तमान में उस केस से संबंधित जो भी तथ्य हैं, जो भी सबूत और गवाह हैं, उनको ही एनालिसिस करना होता है और उन्हीं के आधार पर सजा देनी होती है। अगर न्यायाधीश पहले से अनुमान लगाने लगेंगे तो फिर निष्पक्ष सुनवाई का मतलब ही नहीं रह जाएगा, फिर निष्पक्ष फैसला भी नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर सी वाला जो है ये गलत हो जाएगा। तो आंसर है आपका सी वाला। 29वां प्रश्न है, कथन दिया गया है, आपराधिक न्याय प्रणाली में निर्दोषता की पूर्व धारणा निष्पक्ष सुनवाई का एक मूलभूत सिद्धांत है। कारण, संविधान का अनुच्छेद 20 किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य करने से रोकता है। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही उत्तर है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपराधिक कानून का सबसे बड़ा और मूलभूत सिद्धांत यह है कि जब तक अपराध साबित ना हो जाए तब तक आरोपी को निर्दोष माना जाएगा। और यहाँ पर जो भी अदालत में प्रक्रिया स्टार्ट होती है वो इसी आधार पर स्टार्ट होती है कि व्यक्ति निर्दोष है। तो यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है। संविधान का जो अनुच्छेद 20 है, इसका उपखंड 3, इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी अगर पुलिस मारपीट कर करके उससे ये कहे कि आप इकबालिया बयान दो, ये कबूल कर लो कि हमने ये सब किया है, हम ही अपराधी हैं, तो इस तरह का यहाँ पर कृत्य नहीं किया जाएगा, न ही ये एडमिसिबल होगा। तो देखिए, कथन और कारण दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। यहाँ पर जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी वाला। 30वां प्रश्न है, आपराधिक मुकदमों में सरकारी वकील की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकारी वकील की भूमिका अपराध की सूचना मिलने और एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद से शुरू हो जाती है। पुलिस जांच की दिशा तय करने और सबूत इकट्ठा करने में सरकारी वकील पुलिस का सीधे तौर पर मार्गदर्शन करता है। वह न्यायालय में के एक अधिकारी के रूप में कार्य करता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य के लिए दोष सिद्ध हासिल करना नहीं बल्कि अदालत के समक्ष सभी तथ्य निष्पक्ष रूप से रखना है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, सरकारी वकील की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है इसमें कोई भी भूमिका नहीं होती है। इसका काम तब स्टार्ट होता है जब पुलिस की जांच पूरी हो जाती है और पुलिस जो है कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर देती है। तो यहाँ पर आपका पहला और दूसरा जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तीसरा वाला यहाँ कथन सही है। देखिए, सरकारी वकील यहाँ पर्सनल इंटेंशन के लिए केस नहीं लड़ता है, यहाँ पर वो राज्य की तरफ से केस लड़ रहा होता है। उसका काम क्या है कि जो भी
संबंधित केस के फैक्ट्स हैं, जो भी उसने सबूत वगैरह, जो भी अपनी दलीलें आर्ग्यू तैयार किए हैं, वो वहाँ पेश करे। वहाँ पर उसे ये देखना नहीं होता है कि भाई व्यक्ति को हमें अपराधी घोषित करके ही मानना है, हमारा पर्सनल इंटेंशन है, हम अगर ऐसा कर देंगे तो हमें इसकी अच्छी खासी फीस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो निष्पक्ष रूप से तथ्य रखता है। अगर मान लीजिए व्यक्ति सही है, मान लीजिए जो आरोप जिस व्यक्ति पर लगे हैं वो निर्दोष हो, और अगर मान लीजिए सरकारी वकील जो 1% सोच ले तो आरोपी है ही है, तो भी निष्पक्षता का सिद्धांत साइड में हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर क्या है, जो सरकारी वकील है उससे अपेक्षा की जाती है कि बिना किसी भेदभाव के जो सही फैक्ट हैं वो वही फैक्ट वहाँ पर रखें। उसे ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे हमें आरोप सिद्धि करना है, उसे मतलब है कि न्याय हो। तो यहाँ पर तीसरा वाला कथन सही है कि वह न्यायालय के अधिकारी के रूप में कार्य करता है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य के लिए दोष सिद्ध हासिल करना नहीं है, बल्कि अदालत के समक्ष सभी तथ्य निष्पक्ष रूप से रखना है ताकि न्याय हो सके। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन से कथन सही नहीं है, 1 और 2 सही नहीं है, तो आंसर है आपका ए वाला। 31वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। निवारक निरोध विधियों के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के सामान्य सुरक्षा उपाय जैसे वकील से परामर्श और 24 घंटे में पेशी ये उपलब्ध नहीं होते हैं। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को न्यायालय में साक्ष्य रूप में स्वीकार किया जा सकता है यदि वह बयान किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष दिया गया हो। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, जो अनुच्छेद 22 है, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, और ये अधिकार जो है भारतीय नागरिकों के साथ साथ जो विदेशी नागरिक हैं, नहीं अगर मान लीजिए विदेशी नागरिक को कोई पुलिस गिरफ्तार कर लेती है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। तो ये भारतीय नागरिकों के साथ साथ ये अधिकार जो विदेशियों को भी प्राप्त है। वहीं अगर कोई व्यक्ति निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे में जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है या वकील करने का अधिकार है, ये अधिकार नहीं मिलता है, ये चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन ये सही है। देखिए, निवारक निरोध के तहत कोई व्यक्ति अगर हिरासत में लिया जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए लंबे समय तक हिरासत में रखा जा सकता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही है। देखिए, पुलिस में किसी भी प्रकार का आपने बयान दिया हो, चाहे पुलिस में आपने राजपत्रित अधिकारी के सामने दिया हो, भले वो सीनियर रैंक का अधिकारी हो, IAS IPS हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे पुलिस कस्टडी में किसी भी प्रकार का बयान जो है आपने दिया हो वो न्यायालय में साक्ष्य रूप में प्रस्तुत नहीं होगा। तो तीसरा वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर 1 और 2 कथन सही है, तो आंसर है आपका ए वाला, यानी केवल 1 और 2। 32वां प्रश्न है, संविधान द्वारा निष्पक्ष सुनवाई के लिए प्रदत्त प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्कसंगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए छीना जा सकता है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी इसमें जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। और न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है या जीवन जो है वो निश्चित कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मनमाने ढंग से आप छीन लें, यानी यहाँ पर एक उचित न्यायसंगत और तर्कसंगत प्रक्रिया होनी चाहिए, इसके जरिए किसी की स्वतंत्रता या जीवन को छीना जा सकता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है, या दोनों कथन सही है, तो आंसर है आपका सी वाला, यानी 1 और 2 दोनों। 33वां प्रश्न है, न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। न्यायाधीश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए आपराधिक उल्लंघन को पूरे समाज के विरुद्ध माना जाता है। न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। मौजूदा बयानों और सबूतों के आधार के बिना भी न्यायाधीश आरोपी का दोष तय कर सकते हैं। न्यायाधीश कानून के प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं, उस पर जुर्माना लगा सकते हैं, या फिर एक साथ दोनों तरह की सजा दे सकते हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोई भी संज्ञेय अपराध, कोई भी गंभीर किस्म का अपराध जो है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के विरुद्ध अपराध माना जाता है। तो यहाँ पहला वाला कथन सही है। यहाँ पर न्यायाधीश जो हैं, जो भी मुकदमे की सुनवाई करते हैं खुली अदालत में करते हैं, सबके सामने करते हैं। यहाँ सेकंड वाला सही है। न्यायाधीश जो है जो भी अपना निर्णय देते हैं वो बयान और सबूतों के आधार पर, गवाहों के आधार पर देते हैं।
यानी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपनी मनमर्जी से दे सकते हो, क्योंकि न्यायाधीश भी कानून के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। तो यह थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। चौथा वाला सही है कि न्यायाधीश अगर किसी व्यक्ति को दोषी पाते हैं तो उस व्यक्ति को जेल भी डाल सकते हैं, जेल में भेज सकते हैं, या जुर्माना लगा सकते हैं, या फिर दोनों सजाएं एक साथ दे सकते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 4 सही हैं। तो आंसर है आपका सी वाला, यानी केवल 1, 2 और 4। 34वां प्रश्न है, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्यवाद भारतीय विधिक इतिहास में क्यों मील का पत्थर माना जाता है? इसने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोका, इसने हिरासत में होने वाली यातनाओं और मौतों को रोकने के लिए विस्तृत तंत्र स्थापित किया, इसने निजता के अधिकार को मान्यता दी, इसने 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित किया। ठीक है, डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य जो मामला है, इसमें मानवाधिकारों और पुलिस क्षेत्र में जो सुधार हैं उनके लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस या फिर जो अन्य जांच एजेंसियां हैं इनके द्वारा की जाने वाली जो अवैध गिरफ्तारी है या हिरासत है, इनमें जो भी यातना दी जाती हैं, टॉर्चर किया जाता है, इसको रोकने के लिए एक बड़ी गाइडलाइन यहाँ प्रस्तुत की। तो यहाँ पर बी वाला सही है, यानी इसने हिरासत में होने वाली यातनाओं और मौतों को रोकने के लिए एक विस्तृत तंत्र स्थापित किया। 35वां प्रश्न है, पुलिस द्वारा पूछताछ के दौरान किसी आरोपी को सताना या पीटना किसका स्पष्ट उल्लंघन है? डी.के. बसु दिशा निर्देशों का, संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 का, कानून के शासन का। आपको यहाँ पर सही कूट का चयन करना है। देखिए, डी.के. बसु गाइडलाइंस में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि पुलिस को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे किसी आरोपी को गिरफ्तार करना है, और पुलिस का काम सजा देना नहीं है। सजा कौन देगा? न्यायपालिका देगी। तो ये बात डी.के. बसु गाइडलाइंस में स्पष्टली कह दी गई है। अनुच्छेद 21 में ये बात आपने जान ली कि किसी व्यक्ति की जीवन की स्वतंत्रता या आम स्वतंत्रता को जो उचित और तर्कसंगत न्यायालय की प्रक्रिया है उसके द्वारा ही छीना जा सकता है। यहाँ पे पुलिस को ये अधिकार नहीं है किसी को वो जबरन हिरासत में रखे, सताए या पीटे। ये न्यायपालिका का काम है। न्यायपालिका को लगेगा किसी दंड देना है तो उसे फांसी भी दे सकती है ना। ये न्यायपालिका तय करेगी, ना कि पुलिस ये नहीं है किसी को पकड़ के एनकाउंटर कर दे, कुछ नहीं कर सकती। और 22 में तो मिले ही अधिकार आपको। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है, क्योंकि हमारे देश में कानून का शासन है, और कानून के शासन में यहाँ पर कोई भी व्यक्ति हो वो कानून के अकॉर्डिंग काम कर सकता है, चाहे वो पुलिस हो, न्यायपालिका हो, चाहे भारत का नागरिक हो, सभी को कानून को ही मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, 1, 2 और 3। 36वां प्रश्न है, मुकदमे का नाम राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार यह दर्शाता है कि लक्ष्मण कुमार राज्य का मुख्यमंत्री है, राज्य ने लक्ष्मण कुमार की संपत्ति जब्त कर ली है, लक्ष्मण कुमार पर लगे आपराधिक आरोप को पूरे समाज यानी राज्य के विरुद्ध अपराध माना गया है, लक्ष्मण कुमार ने राज्य सरकार पर मानहानि का मुकदमा किया है। देखिए, संज्ञेय अपराध होने की स्थिति में जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो कानून और समाज दोनों की स्थिति में गंभीर माने जाते हैं, दोनों के लिए गंभीर माने जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो संज्ञेय अपराध है ये किसी पीड़ित के लिए नहीं होता है, बल्कि समाज के पूरे विरुद्ध माना जाता है। इसलिए यहाँ पर राज्य जो है उस पीड़ित व्यक्ति की तरफ से, समाज की तरफ से केस लड़ता है। यही कारण है कि संज्ञेय अपराध वाले जो मुकदमे होते हैं वहाँ पर एक तरफ आरोपी का नाम और दूसरी तरफ वर्सेस राज्य होता है। तो यहाँ पर सी वाला कथन सही है कि लक्ष्मण कुमार पर लगे आपराधिक आरोप को पूरे समाज इन राज्य के विरुद्ध अपराध माना गया है। तो आंसर है यहाँ पर सी वाला। 37वां प्रश्न है, पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत के बीच क्षेत्राधिकार का हस्तांतरण कौन करता है? संबंधित थाने का प्रभारी, मजिस्ट्रेट, जिले का पुलिस अधीक्षक, राज्य का गृह मंत्री। तो ये काम किसका होता है? न्यायाधीश का होता है, मजिस्ट्रेट का होता है। तो आंसर है आपका बी वाला। 38वां प्रश्न है, निवारक निरोध का मूलभूत दर्शन क्या है? दंडात्मक यानी किए गए अपराध के लिए दंड प्रदान करना, उपचारात्मक अपराधी के आचरण में सुधार लाना, निरोधात्मक संभावित भविष्य के अपराध या खतरे को रोकना, प्रतिशोधात्मक अपराध के प्रतिशोध स्वरूप दंड देना। देखिए, निरोध का मतलब है, निवारक निरोध का मतलब है किसी व्यक्ति को उसके द्वारा अगर पिछले रिकॉर्ड में कोई अपराध किया गया है उस आधार पर किसी व्यक्ति को हम लोग पहले ही डिटेन कर लेते हैं ताकि भविष्य में कोई वो और अपराध न करने पाए। जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, इलेक्शन के दौरान जो है हिंसा हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं इलेक्शन के दौरान किसी एक पार्टी का समर्थन करते हैं, किसी एक व्यक्ति का समर्थन करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि बूथ कैप्चर कर लें, लोगों को पकड़कर जबरन वोट डलवा दें, इस तरह के काम करते हैं। तो पुलिस क्या करती है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर लेती है, और जब भी अब आगामी इलेक्शन आएगा तो पुलिस क्या करेगी, इन लोगों को पहले से पकड़ के रखती है ताकि ये लोग कोई
उपद्रव न फैलाने पाए, अव्यवस्था क्रिएट न करने पाए। तो यहाँ निरोधात्मक का मतलब है संभावित भविष्य के अपराध या खतरे को रोकना, यानी ये देखते हुए उन्हें पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका सी वाला। 39वां प्रश्न है, अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी की स्वतंत्रता कैसे छीनी जा सकती है? पुलिस की इच्छा से, तर्क संगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए, आपातकाल के दौरान बिना किसी कारण के, राष्ट्रपति के आदेश से। जैसा कि मैंने बताया था, अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है ये तर्क संगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए छीनी जा सकती है। तो आंसर है आपका बी वाला। 40वां प्रश्न है, आपराधिक मुकदमा खुली अदालत में क्यों चलाया जाना चाहिए? ताकि कार्यवाही में पारदर्शिता बनी रहे, ताकि आरोपी के संबंधी और आम जनता न्याय प्रक्रिया को देख सकें, ताकि मीडिया आरोपी को सजा सुना सके। देखिए, इसका मेन कारण क्या है कि जो पारदर्शिता है, यानी जनता के सामने फैसला हो ताकि जनता भी देख सके किस तरह से कार्रवाई हो रही है, तो पारदर्शिता बनी रहे। इसका कारण ये है, जब भी यहाँ कार्रवाई चले तो आरोपी के जो संबंधी हैं, आम जनता, वो भी न्याय प्रक्रिया देखें कि वास्तव में न्याय प्रक्रिया न्यायप्रिय है या नहीं है, ये देख सकें। मीडिया का रोल नहीं है। देखिए, मीडिया ट्रायल जो है कई बार न्यायपालिका को बाधित जरूर करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर मीडिया में कई बार इस तरह की खबरें चल जाती हैं कि कोई व्यक्ति अगर आरोपी नहीं भी है तो उसे आरोपी दर्शा देते हैं कि भाई फलाने व्यक्ति ने तो आरोप किया है, सजा देनी चाहिए, इसे फांसी देनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो जो मीडिया ट्रायल चलता है, तो मीडिया ट्रायल में क्या होता है, जो न्यायपालिका के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। आपने ये बात पढ़ी है कि हमारे यहाँ सरकार के जो तीनों अंग हैं वो स्वतंत्र हैं, सबको बराबर बराबर शक्तियाँ दी गई हैं, कोई किसी के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं कर सकता है। तो मीडिया कोशिश जरूर करती है न्यायपालिका की स्वतंत्रता बाधित करने की, लेकिन मीडिया ये कर नहीं सकती है, मीडिया को ये अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है, तो आंसर है आपका ए वाला, केवल 1 और 2। 41वां प्रश्न है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, या पुलिस तहकीकात के आधार पर? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ये एविडेंस के आधार पर निर्णय देता है। तो आंसर है आपका सी वाला। 42वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी.के. बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके, किसी चुनाव क्षेत्र में पुनः चुनाव के लिए अपनाई जाने वाली विधियां, कार्यस्थलों पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, स्कूल में बच्चों को यौन अपराधों से बचाना। देखिए, ये जो है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए जो विभिन्न एजेंसी हैं इनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीकों को लेकर गाइडलाइंस हैं। तो यहाँ पहला वाला सही है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकने के लिए 1997 में ही विशाखा गाइडलाइंस भी सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्कूलों में बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए पॉक्सो कानून बना है सन 2012 में। तो यहाँ पर हमारा वाला जो सही आंसर है वो है ए वाला। 43वां प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लिखित फौजदारी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार, गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 22 में जो फौजदारी कानून दिए हुए हैं उसमें बात स्पष्ट कही गई है कि पुलिस हिरासत में दिया हुआ जो बयान है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा, कोर्ट में मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये इस्तेमाल किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता है। तो यही आपका गलत है, तो यही मौलिक अधिकार नहीं है। तो आंसर है आपका ए वाला। 44वां प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है संवैधानिक उपचार का अधिकार, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो अनुच्छेद 22 जो है ये गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार सुनिश्चित करता है। तो आंसर है बी वाला। 45वां प्रश्न है, फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहले न्यायालय में मामले को दर्ज कराया जाता है और इसके बाद पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करानी होती है। सबसे पहले पुलिस के पास FIR यानी प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है
और इसके बाद ही मैटर जो है अदालत में जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में याचिका दायर करनी होती है। देखिए यहाँ पर जो संज्ञेय अपराध हैं, यानी फौजदारी कानून है, इनके तहत कोई संज्ञेय अपराध अगर हुआ है तो उस स्थिति में सबसे पहले थाने में FIR दर्ज कराई जाती है और थाने से ही मामला जो है कोर्ट में जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 46वां प्रश्न है, अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूत आरोपी के दोषी होने का संकेत दे रहा है तो वह अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को पुलिस आरोपी के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं, ये निर्धारित करना पुलिस का काम है। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर पुलिस को लगता है कि जो भी सबूत हैं उससे व्यक्ति का आरोप सिद्ध हो रहा है तो वो अदालत में चार्जशीट फाइल करती है, ना कि FIR फाइल करती है। FIR तो पहले होती है, उसके बाद पुलिस जांच करती है, सबूत इकट्ठा करती है और उनके बिहाफ पर जब पुलिस को लगता है कि वाकई में ये आरोपी का आरोप सिद्ध करने के लिए सबूत पर्याप्त हैं तो पुलिस जो है कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है, ना कि FIR दाखिल करती है। तो यहाँ पहला वाला गलत हो जाएगा। इकबालिया बयान वाला तो गलत है ही है। यहाँ पर डी वाला ये भी गलत है। दोष का निर्धारण करना ये काम किसका है? न्यायाधीश का है, ना कि पुलिस का। यहाँ सी वाला सही है। सुप्रीम कोर्ट ने DK बासु जो गाइडलाइंस दी हैं इनमें स्पष्ट ये निर्देश दिया है कि पुलिस हिरासत में व्यक्ति को सताने, पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं है। तो आंसर है आपका सी वाला। 47वां प्रश्न है, भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK बासु निर्देश क्या हैं? तो जैसा कि हम लोग बार बार इसको पढ़ चुके हैं, ये किससे संबंधित है? गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा जो पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका सी वाला। 48वां प्रश्न है, निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? न्यायाधीश प्रस्तुत प्रमाणों और कानून के अनुसार तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष है। न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। जिन मुकदमों में जनता का अंतर्विवेक हिल जाता है उन पर न्यायाधीश शीघ्र ही निर्णय सुना देते हैं। आपको यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। देखिए यहाँ पर कोई भी न्यायाधीश जो है ये जो भी प्रस्तुत प्रमाण है और जो कानून है उनके अनुसार ही आरोपी को निर्दोष या दोषी साबित करते हैं। तो यहाँ पर ये वाला सही है। यहाँ पर न्यायाधीश जो है निष्पक्ष भाव से, इन न्यायाधीश कोई पूरी धारणा नहीं रखते हैं, ना ही कोई विद्वेष की भावना रखते हैं। निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमे की सुनवाई करते हैं। तो यहाँ बी वाला सही है। कई बार क्या होता है, समाज में कुछ कुछ ऐसे हीनियस क्राइम हो जाते हैं, जघन्य अपराध, जघन्य से भी जघन्यतम अपराध हो जाते हैं, तो मीडिया, जनता एकदम भड़क जाती है, आक्रोशित हो जाती है और मीडिया जनता कई बार कहती है इसे सीधे सीधे पकड़ के गोली मार दो, खत्म करो इसे जो है न्यायालय की प्रक्रिया भी फॉलो मत करो, इसके ऊपर इसे खत्म करो, इस तरह की डिमांड करने लगती है। ऐसे मैटर में भी जो कानून है वो अपने हिसाब से चलेगा। ऐसा नहीं है कानून जो है लोगों के हिसाब से बदल जाए। जो भी प्रक्रिया, तय प्रक्रिया, वो तय प्रक्रिया ही चलेगी। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि न्यायाधीश शीघ्र निर्णय सुना दे। यहाँ पर एक तय प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के तहत निर्णय सुनाया जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला गलत है, ए और बी सही है। तो आंसर है आपका डी वाला। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आपराधिक न्याय प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाते हैं? न्यायाधीश, पुलिस, सरकारी वकील। तो जैसा आप लोग जानते हैं ये सभी मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो आंसर है आपका डी वाला। 50वां प्रश्न है, देखिए फिर से वही प्रश्न आ गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है? तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, वो चौथी बार या 5वीं बार रिपीट हो रहा है ये। तो जैसा कि जानते हैं आप कि ये गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा मानी जाने वाली प्रक्रियाएं उनसे संबंधित है। तो आंसर है आपका ए वाला। 51वां प्रश्न है, आपराधिक न्याय प्रणाली में 4 प्रमुख अंग हैं: पुलिस, बचाव पक्ष के वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और जज, गैर सरकारी संगठन, बचाव पक्ष के वकील, लोक अभियोजक और न्यायाधीश, पुलिस, लोक अभियोजक, न्यायाधीश और लोक, पुलिस, लोक अभियोजक, बचाव पक्ष के वकील और न्यायाधीश। देखिए आपराधिक न्याय प्रणाली के 4 मुख्य अंग हैं। यानी यहाँ पर सबसे पहले पुलिस होती है, इसके साथ ही यहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है,
सरकारी वकील है, इसको लोक अभियोजक भी कहा जाता है, वो होता है। इसके अलावा जो आरोपी व्यक्ति है उसकी तरफ से वकील दलील जो देता है वो बचाव पक्ष का वकील बोला जाता है। और यहाँ पे न्यायाधीश जो है इन सब के बाद फिर न्याय करते हैं। तो ये 4 लोग इसके प्रमुख अंग माने जाते हैं। तो आंसर है आपका डी वाला। किस चोरी के मामले में निम्नलिखित में से क्या होने पर पक्षपातपूर्ण सुनवाई माना जाएगा? चोरी का आरोप लगाए गए व्यक्ति को आरोप पत्र की कॉपी देना, वकील करने की क्षमता न रखने पर राज्य द्वारा आरोपी को वकील उपलब्ध कराना, आरोपित के वकील को गवाहों से पूछताछ करने देना, आरोपित का दोषी पाए जाने पर प्रतिभाशाली और सम्मानित परिवार से होने की वजह से उसे माफ कर देना। यानी यहाँ पर 4 मामले दिए गए हैं और इन 4 मामलों में बताना है कौन सा ऐसा मामला है जो कि पक्षपातपूर्ण है, यानी जो ऐसा मामला है जहाँ पर भेदभाव हुआ है, पक्षपात की एक तरफ निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति पर चोरी का आरोप लगा है और उसको आरोप पत्र की कॉपी मिल रही है तो उसका ये अधिकार है, कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। वकील रखना ये भी उसका संवैधानिक अधिकार है। वकील को उसके जो वकील हैं वो गवाहों से पूछताछ कर सकता है, ये उसका कानूनी अधिकार है। अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि अगर जज को लगता है भाई आरोपी तो बहुत बड़े परिवार से आता है, बहुत रसूख वाला परिवार है और इसने चोरी कर ली तो कोई बात नहीं, माफ़ कर देते हैं, ऐसा यहाँ नहीं चलता है। यहाँ पे व्यक्ति अगर वाकई में उसने चोरी की है, पर्याप्त सबूत हैं, गवाह हैं, तो उसको सजा मिलेगी। तो यहाँ पर ये माफ़ करने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पक्षपातपूर्ण होगा। तो यहाँ पर हमारा जो गलत वाला जो आंसर है वो है डी वाला। 53वां प्रश्न है, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है या करते हैं? न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना, न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना, विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर विद्यार्थियों को डराना और उन्हें कानून मानने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए यहाँ पर एक तरीका ये है, जब ये मान लीजिए क्लास में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और आपने यही चैप्टर पढ़ाया है, तो एक तरीका ये है कि आप एक प्रोजेक्ट के रूप में बच्चों को जो है न्यायपालिका का भ्रमण कराएं, जो भी संबंधित आसपास की कोर्ट है वहाँ भ्रमण कराएं, वहाँ वकील दिखाएं, न्यायाधीश दिखाएं, वहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी दिखाएं, उनकी क्या क्या भूमिका है, क्या क्या काम है, वो सब समझाएं। एक तरीका ये है। यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि न्याय पाने में आने वाली चुनौतियाँ भी हैं, तो यहाँ पर चुनौतियाँ तो बताई जा सकती हैं, लेकिन आपको डराना नहीं है कि भाई आप अगर आपके ऊपर मुकदमा लग गया तो आपको जजमेंट नहीं मिल पाए, आपको सजा मतलब न्याय नहीं मिल पाएगा, कई साल लग जाएंगे। इस तरह से माहौल क्रिएट नहीं करना है, ये डर नहीं पैदा करना है कि आपको न्याय मिल ही नहीं पाएगा, न्याय बहुत विलम्ब होता है, न्याय प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती है, इतना डराना नहीं है किसी को। तो यहाँ पर बी वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मुकदमे में फंसे लोग हैं, यहाँ पे इनकी परेशानियाँ दिखाकर विद्यार्थियों को डराएंगे नहीं कि भाई देखो ये मुकदमे वाले व्यक्तियों का ये हाल होता है। आपको एक तरीका ये भी है कि हाँ, ये आप कह सकते हैं कि आप कोई क्राइम करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, ये तरीका हो सकता है। लेकिन ये तरीका नहीं है कि जो मुकदमे लड़ रहे हैं वो व्यक्ति देखो कैसे पीड़ित हैं, तो आपको कानून मानना ही मानना है। कई बार क्या होता है कि हम जो होते हैं पीड़ित हो जाते हैं और हम न्याय पाने के लिए भी मुकदमा लड़ते हैं, ऐसा हो सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति के मन में बिठा दिया जाएगा न्यायपालिका की प्रक्रिया बेकार है, धीमी है, तो हमें तो मुकदमा लड़ना ही नहीं चाहिए, अपने लिए अपने खिलाफ जो अपराध हुआ है उसके लिए आवाज़ उठानी नहीं चाहिए। तो ये तरीका गलत है। तो यहाँ सी वाला तरीका भी जो है ये सही नहीं है, यहाँ पर केवल ए वाला सही है। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी केवल ए। 54वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से विकल्प निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं? मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है। आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सभी साक्ष्यों की एक प्रति आरोपी को दी जाती है। बचाव पक्ष के वकील को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों से जिरह करने का मौका नहीं दिया जाता। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए गए कथनों के आधार पर फैसला करते हैं। तो यहाँ पे ए वाला सही है कि यहाँ पे जो मुकदमा है जनता के सामने खुली अदालत में चलाया जाता है और जो भी आरोप पत्र है या अभियोजन पक्ष ने जो साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं उन सबकी एक कॉपी आरोपी को दी जाती है, जो उसका संवैधानिक कानूनी अधिकार भी है। यहाँ पर जो आरोपी का जो वकील है, बचाव पक्ष का जो वकील है, इसको अभियोजन पक्ष के जो भी गवाह हैं उनसे जिरह करने का मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये लिखा है मौका नहीं दिया जाता है, ये गलत है, ये निष्पक्ष सुनवाई का तत्व नहीं है। डी वाला सही है। न्यायाधीश अदालत के सामने वकीलों द्वारा दिए कथनों के आधार पर फैसला देते हैं,
न्यायाधीश दोनों तरफ से जो भी दलीलें दी जाती हैं, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी जाती हैं, जो सबूत गवाह पेश किए जाते हैं, उनके आधार पर न्यायाधीश फैसला देते हैं। तो ए, बी, डी जो हैं ये निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्व हैं, सी वाला नहीं है। तो आंसर है आपका सी वाला, यानी केवल ए, बी तथा डी। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।